तो इसका आयोजन किया गया 14 सितंबर को लॉस एंजलिस में, अमेरिका के लॉस एंजलिस, ठीक है ना, अमेरिका के लॉस एंजलिस में इसका आयोजन किया गया, अमेरिका के लॉस एंजलिस में इसका आयोजन किया गया है। कई श्रेणी में यह अवार्ड दिया जाता है, जैसे कि कॉमेडी श्रेणी में एक मूवी है कॉमेडी के मैटर में द स्टूडियो, उसको दिया गया है कि स्टूडियो, ये जो है ये कॉमेडी श्रेणी में अवार्ड ले गई है। एक सेवरेंस करके मूवी है वो आपके ड्रामा श्रेणी में, और एक है आपके सीमित श्रेणी में एडोलेसेंस, एडोलेसेंस करके है जिसमें एक 15 साल के बच्चे के ऊपर मर्डर का आरोप लगता है और उससे जूझता है, वो सीमित श्रेणी। वही बेस्ट एक्टर का, हीरोइन का अवार्ड ब्रिट लोअर को दिया गया है कि भैया सबसे अच्छी एक्टर कौन है, तो उनका नाम है एक्ट्रेस ब्रिट लोअर को दिया गया है। और बेस्ट एक्टर वो स्टर्लिंग के एक हीरो हैं, स्टर्लिंग के ये भाई साहब सबसे अच्छे हीरो का अवार्ड लेकर के रख लिए हैं, और ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लेकर के रख लिए हैं, ठीक है। हालांकि इसका एक बहुत बड़ा लिस्ट है, इसका एक बहुत बड़ा लिस्ट है। मुझे पूरी उम्मीद आपसे ये पूछेगा इसका संस्करण कौन सा है, क्योंकि इतने बड़े लिस्ट में से कुछ, हाँ एक मूवी को पूछ सकता है, दैट इज एडोलेसेंस, क्योंकि इसने 6 ट्रॉफियां जीती हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक क्राइम ड्रामा सीरीज है। इसमें ओवेन कपूर को 15 साल की उम्र में एक मर्डर के केस में उलझता है, और उसके बाद उसके साथ जो हुआ वो दिखाया जाता है और कैसे वो बच के निकलता है, ये सारी चीजें हैं। तो ये एडोलेसेंस आपके एमी अवार्ड से पूछ सकता है, ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा। और फिर देखते हैं आगे क्या रहता है इसमें बहुत बड़ी श्रेणी है। अब देखो, बेस्ट ड्रामा सीरीज द पिट, बेस्ट कॉमेडी सीरीज द स्टूडियो, बेस्ट लिमिटेड एंथोलॉजी सीरीज एडोलेसेंस, ऐसे करके आप देखोगे ना तो बहुत सारी, तो इसीलिए मैंने झंझट लिया ही नहीं, मैं चुपचाप उठा के पूरा पीडीएफ में आपको दे दूंगा। हालांकि मैं फिर भी कह रहा हूं कि आपको ये बेस्ट लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज एडोलेसेंस याद रखने की जरूरत है। बाकी यार देख रहा हूं ना लिस्ट, इतने में हम लोग दूसरा 25 अनुच्छेद याद कर लें तो नंबर मिल जाए। आईसीसी का अगस्त 2025 के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? अभी हम लोगों ने देखा था कि कुछ दिन पहले की बात है कि तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के दौरान, जो कि भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था, अच्छा हुआ भारत वर्सेस इंडिया नहीं बोल दिए, भारत और इंग्लैंड के दौरान खेला गया था, जो कि 5 टेस्ट मैच की एक सीरीज थी। उस 5 टेस्ट मैच में 23 विकेट लिया था किसने? 9 पारी के दौरान 23 विकेट लिया था मोहम्मद सिराज ने, और इनको दिया गया है पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, मोहम्मद सिराज को। वहीं आर्ला प्रेंडरगास्ट, हाँ आर्ला प्रेंडगास्ट, ये ORLA आर्ला, ठीक है ना, ये प्रेंडगास्ट कहां की है? पेंडरगास्ट, ये कौन है सर? ये महिला है, आयरलैंड की है, आयरलैंड की 5वीं महिला है जिन्हें आईसीसी वुमेन ऑफ द मंथ अगस्त अवार्ड दिया गया है। तो ये जो पेंडरगास्ट हैं, आर्ला पेंडरगास्ट, ये आपकी कहां की है? आयरलैंड की। फिलहाल बात करते हैं मोहम्मद सिराज के ऊपर, जिनके 23 विकेट 5 मैच में, खास करके 5वें मैच में अकेले दम पे इन्होंने विकेट निकाल करके भारत को बहुत आसान कर दिया था जीत, इसके लिए दिया गया है। और ये आर्ला पेंडरगास्ट का नाम जरूर याद रखना, आयरलैंड की प्लेयर है, इन्हें 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो ये बात आप याद रखेंगे। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था आर्ला पेंडरगास्ट ने, और पाकिस्तान के खिलाफ किया तो भाई मिलना ही चाहिए ये अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग ये की 89वीं आम बैठक किस देश में आयोजित की गई? सबसे पहले ये समझना कि ये जो संस्था है ये करती क्या है सर? अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग, अगर अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की बात करें मेरे भाई, तो इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। दुनिया भर में जितने भर भी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक और आपके इस तरीके की चीजें हैं, उनके लिए ये संस्था स्टैंडर्ड तय करने का काम करती है। जितना तुम, जैसे आपके क्या कहा जाए, वो शब्द नहीं समझ में आ रहा है, अब यही है, जितने विश्व भर में इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी वस्तुएं आप उपयोग करती हैं, वस्तु उपयोग का स्टैंडर्ड तय करती है ये चीज, ठीक है ना, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड तय करती है, तय करना, ये इसका काम है। पहले तो मतलब क्वेश्चन ही क्लियर होना चाहिए ना कि क्वेश्चन क्या है। तो ये अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग जितनी भी दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हम लोग उपयोग करते हैं उनके स्टैंडर्ड को, ये चीज है तो इसका स्टैंडर्ड ये होना चाहिए। इसकी हर साल बैठक होती है, भारत में भी इसकी बैठक अब तक 4 बार हो चुकी है, अब तक 4 बार इसकी बैठक हो चुकी है। इस बार जो 89वीं बैठक है वो भारत में ही हुई है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो 1960 में, 1997 में और 2013 में, 1960 में जब सिंधु जल समझौता हुआ था तब, 1997 में और 2013 में, इससे पहले भी भारत में ये 3 बार बैठक हो चुकी है, और अब 2025 में इसकी बैठक हुई है। इस अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रिकल आयोग के 177 देश सदस्य हैं, ठीक है ना, सदस्य देश की अगर बात देखी जाए तो 177 देश इसके सदस्य हैं। और सबसे मजेदार बात, इन 177 देश में बताओ भारत होगा कि नहीं, मतलब गेस करो कि अंतरराष्ट्रीय टेक्निकल आयोग में भारत होगा कि नहीं। भारत इसमें है, ठीक है ना, तभी इसकी बैठक करवा रहा है। और ये सारी भारत की तरफ से जो ब्यूरो ऑफ BIS, ये जो संस्था है, ये भारत की तरफ से हर देश की यही सब जो ब्यूरो नहीं है जो स्टैंडर्ड निर्धारित करती हैं, BIS होल मार्क देती हैं, वही संस्था इसके साथ जुड़ी रहती है। तो भारत की तरफ से कौन जुड़ा हुआ है? BIS, जिसके महानिदेशक इस समय कौन है? संजय गर्ग हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि भैया इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन का बैठक हुआ है 89वां, ठीक है ना। ये कौन सी बैठक हुई है सर? 89th बैठक हुई है। कहां पे हुई है सर? भारत में हुई है। ये ऐसे क्वेश्चन है कि जिस दिन आप पढ़ते हैं आपको तो लगता है कि ठीक है ध्यान आ गया, बाद में ये चीजें भूल जाती हैं। तो आज हम लोग 16 सितंबर पे हैं, 15 से 19 सितंबर भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका वो क्या कहा जा रहा है,
बैठक चल रही है और करीब 100 से ज्यादा देश और 2000 से अधिक प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं, जो इन चीजों के ऊपर बात करेंगे कि भाई कोई नया स्टैंडर्ड तय किया जाए, कुछ अगर नए सामान आए हो तो। अगले पॉइंट पाएंगे प्रहलाद जोशी भारत की तरफ से केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। अगले क्वेश्चन पाएंगे भारत की जैस्मिन लैम्बोरिया, अच्छा अगर कसम से एग्जाम हॉल में आ जाए क्वेश्चन कि जैस्मिन लैम्बोरिया जिन्होंने हाल ही में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता वह किस देश की हैं, तो आधे हमारे स्टूडेंट तो इसलिए गलत करेंगे कि गुरुजी नाम विदेशी लग रहा है, भारत की तो होंगी नहीं भैया, भारत की हैं और इन्होंने लिवरपूल में रजत पदक, कहां पे इसका आयोजन हुआ सर, लिवरपूल नामक जगह में इसका आयोजन हुआ, लिवरपूल में आयोजन, और उस लिवरपूल में आयोजन में इन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में क्या किया है, गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अकेले गोल्ड मेडल जीता है, अन्य इसमें अगर भारत के कुल पदक की बात कर दोगे तो इसमें भारत ने कुल पदक जीते हैं 3, ठीक है ना, भारत ने कुल पदक जीते हैं 3, एक रजत मतलब सिल्वर, एक कांस्य मतलब ब्रोंज और एक गोल्ड मेडल जीता है। अगर बात किया जाए नुपुर शिवराणा, एक प्लेयर है महिला प्लेयर नुपुर शिवराणा, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, सिल्वर मेडल, और एक प्लेयर है पूजा रानी, ठीक है, नुपुर शिवराणा और पूजा रानी, इन्होंने आपके ब्रोंज मेडल जीता है, ब्रोंज या फिर आप कांस्य कह लें, कांस्य और सिल्वर या फिर आप रजत कह लें, और इन्होंने तो गोल्ड जीता है। तो लिवरपूल में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम भार वर्ग में, जबकि नुपुर ने जीता है 80+ किलोग्राम भार वर्ग में, और वहीं आपके पूजा रानी ने जो कि कांस्य पदक जीती हैं उन्होंने, तो कुल मिला करके भारत ने कितने पदक जीते हैं सर, भारत ने 3 पदक जीते हैं विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जिसका लिवरपूल में आयोजन हुआ। लेकिन अब ये नाम कि जैस्मिन, एक पेपर में आपके क्वेश्चन रहता है कि यह किस खेल से संबंधित है, तो जैस्मिन लैम्बोरिया का नाम आपसे पूछ सकता है कि हमको तो लगता है खेल क्या, वो आपसे देश पूछते तो आधे लोग कंफ्यूज हो जाए, आधे लोगों को ये कंफ्यूजन रहने लगे, अरे यार ये क्या है, ये कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। तो ये तो भारत की जैस्मिन लैम्बोरिया। आज आपको एक काम देता हूं, जैस्मिन लैम्बोरिया ये भारत के किस राज्य से हैं, आज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बड़ी छोटी सी बातें चाहते तो हम भी बोलते, लेकिन नहीं, काहे बोले, ठीक है ना, ये आज आपको बताना, जल्दी से हटा दो नहीं तो दिख जाएगा कहीं। इंजीनियर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है सर, इंजीनियर्स डे की बात की जाए तो एक महान व्यक्तित्व जिनका 15 सितंबर 1861 ईस्वी को जन्म हुआ था सर, वो महान है एम विश्वेश्वरैया जी। एम विश्वेश्वरैया जी इस बार जब 2025 में उनकी 164वीं जयंती मनाई गई है, इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं के याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। वैसे आपको बता दें पहली बार कब मनाया गया था सर, पहली बार 1967 में पहली बार मनाया गया, ठीक है ना, पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार मनाया गया था 1967 ईस्वी में। एम विश्वेश्वरैया जी, ये जो लिखे हैं एम विश्वेश्वरैया जी, इनको भारत रत्न भी दिया गया है, ये भारत रत्न भी रहे हैं, और इन्हें भारत रत्न 1955 ईस्वी में 1955 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया है एम विश्वेश्वरैया जी को। तो इन्हीं के जन्मदिन के सम्मान में इसमें स्टैटिक का पोर्शन ये वाला कि 1967 में ये पहली बार मनाया गया इंजीनियर्स डे, और आपके 1955 में इन्हें भारत रत्न मिला। तो एक बार पुनः जितने लोग भी बीटेक कर रहे हो या कर चुके हो, आप सबको कोटि कोटि बधाई आपके इंजीनियर्स डे के लिए, ठीक है। तो एम विश्वेश्वरैया जी के सम्मान में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 15 सितंबर इंजीनियर्स दिवस। हम लोग जब इंजीनियरिंग, मैं खुद भी इंजीनियरिंग किया हूं, वैसे आप लोग जानते होंगे, थे तो वहां मेडिकल कॉलेज भी था वहीं पे, तो अक्सर डॉक्टर और इंजीनियर में बहस होती थी। डॉक्टर बोलते थे तुम जितना कमाओगे ना, अगर हमसे ठीक से नहीं रहोगे ना तो आके हम ही को दे दोगे। तो हम लोग भी लड़ते थे, एक सेशन हुआ था, हम लोग बोलते थे कि जो तुम हाथ में सुई से लेकर ऑपरेशन का थिएटर लिए खड़े रहते हो ना, लाइट से लेकर के पैर में जूता पहने रहते हो ना, सब इंजीनियर्स की देन है, सब गायब कर देंगे, नंगे ही खड़े रहोगे, ना हाथ में इंजेक्शन रहेगा, ना गोली, ना दवाई, सब खत्म हो जाएगा। तो फिर भिड़त, लेकिन ये एक अंतहीन बहस है कि डॉक्टर से इंजीनियर का करियर है कि इंजीनियर से डॉक्टर का, दोनों एक दूसरे के साथ मतलब मुझे तो लगता है कि जुड़े ही हुए हैं। हंसी मजाक की बात अलग हो सकती है, क्योंकि भाई सही बात है, डॉक्टर साहब आला लेके इसे चेक कर रहे हैं कान में लगा के, अब इंजीनियर ना बनावे तो क्या तुम खाक चेक कर लोगे, और तुम इंजेक्शन ऐसे देख रहे हो, इंजीनियर वो सब इंजीनियरिंग के देन है, नहीं बनाए तो क्या कर लोगे, इतनी बड़ी बड़ी मशीन बनी है। तो भिड़न तो होती रहती थी, और अंदर से तो यार मैं इंजीनियरिंग किया हूं, पक्ष तो थोड़ा सा ले ही लूंगा भाई, जो ईमानदारी वाली बात है, मैं क्यों कहूं कि नहीं मैं बहुत बड़ा निष्पक्ष और तटस्थ रहने वाला व्यक्ति हूं, नहीं, बात इंजीनियर की आएगी तो मैं इंजीनियर के ही साथ रहूंगा ना। अंदर तो दिल वही है, इधर बीटेक का दिल धड़क रहा है, इधर एमटेक का दिल धड़क रहा है, तो दिल तो धड़क ही रहा है, तो इंजीनियर्स डे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं अगला क्या है। रिकी हैटन, वैसे पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी जान जाओ, मुक्केबाज थे, चूंकि बहुत फेमस हैं इंग्लैंड में ये, ठीक है ना, ये बहुत फेमस है रिकी हैटन इंग्लैंड में, तो इसलिए इनकी चर्चा ज्यादा है। इनको द हिटमैन के नाम से भी जानते हैं, और हम लोग हिटमैन तो रोहित शर्मा को कहते हैं, तो खैर हम लोग का तो अलग ही लेवल है क्रिकेट के क्षेत्र में। तो ब्रिटेन के दिग्गज मुक्केबाज ये रिकी हैटन है, जिनकी 46 वर्ष की आयु में क्या हो गई है, देहांत हो गई है। अगले पॉइंट पे आएंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2025 में आयोजित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिलीप ट्रॉफी, दलीप लिखा है, दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता। नंबर 1 पॉइंट कि 62वां संस्करण आपको याद रखना होगा। एक्चुअली दिलीप ट्रॉफी का 62वां संस्करण ये फाइनल खेला गया, फाइनल होगा तभी तो कोई जीतेगा। कहां खेला गया सर, बेंगलुरु में खेला गया। बेंगलुरु में जब ये खेला गया गुरु, तो बेंगलुरु में 2 टीमें भिड़ी। कौन कौन टीम भिड़ी सर, वेस्ट जोन, एक तो सेंट्रल जोन और साउथ जोन, कहीं लिखा है साउथ जोन सेंट्रल, इन दोनों के बीच में मैच हुआ, सेंट्रल जोन और साउथ जोन के बीच में मैच हुआ, और मैच में बाजी किसने मारा, सेंट्रल जोन ने। सेंट्रल जोन के कप्तान कौन रहे, रजत पाटीदार, ये भी आपसे पूछ सकता है, रजत पाटीदार, और करीब 11 साल के बाद
रजत पाटीदार, ये कप्तान साहब हैं। रजत पाटीदार आजकल लग रहा है जैसे कि सोने के रथ पे सवार हैं। अभी 3 महीना पहले इन्हीं रजत पाटीदार ने अपनी कप्तानी में, अगर आप लोग को याद हो तो 18वां आईपीएल भी जिताया था, आईपीएल आरसीबी को। ये याद है, याद आ गया, जिताया आरसीबी को। और 3 माह के अंदर इन्होंने फिर से एक और बड़ी ट्रॉफी 2014-15 के बाद अब जाकर के सेंट्रल जोन ने जीता है। वैसे अगर हम लोग बात करें दिलीप ट्रॉफी की, तो 1961-62 में पहली बार दिलीप ट्रॉफी खेली गई थी, ठीक है ना, पहली बार खेली गई। और उस पहली बार से लेकर के अगर अब तक की स्थिति का हम लोग आकलन करें तो जो सबसे सफल टीम है वो है वेस्ट जोन, ठीक है ना, वेस्ट जोन सबसे सफल टीम। ये बेस्ट, बेस्ट क्यों लिखे, अब चलो लिख दिया हूं तो समझ जाना, सफल टीम है, बेस्ट सफल टीम, ऐसे अब तक की सबसे सफल टीम है। तो सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को हरा करके रजत पाटीदार की कप्तानी में ये कल, जब पहली पारी में 500 रन बनाए थे सब सेंट्रल जोन वाले ना, हमको तब लग गया था कि सब निकाल देंगे मैच को। खैर, तो ये अब आपको याद रखने वाली बात है, 6 विकेट से इस मैच को जीता गया है। और ये चीज, ठीक है ना, 6 विकेट से इस मैच को जीता गया है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये है रजत पाटीदार। अच्छा, इस प्लेयर को कौन कौन पहचान रहा है? इनको वेरी वेरी स्टाइलिश प्लेयर भी कहा जाता है। इनकी आत्मकथा है 281 एंड बियॉन्ड। अरे यार, वीवीएस लक्ष्मण सर हैं। ये एक ऐसे प्लेयर हैं, जो लोग ना जानते हो जान लो, जिनसे ऑस्ट्रेलिया को बहुत डर लगता था। ऑस्ट्रेलिया वाले अगर भारतीय क्रिकेट में किन्हीं 2-3 लोगों से सबसे ज्यादा डरे और स्वीकार किए तो उनमें नंबर 1 पे वीवीएस लक्ष्मण, फिर राहुल द्रविड़ और तब सचिन तेंदुलकर जी का नाम है। तो रजत पाटीदार, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो कुल मिलाजुला करके 62वां संस्करण दिलीप ट्रॉफी का जीत लिया है आपके, किसने? रजत पाटीदार की कप्तानी में सेंट्रल जोन ने जीत लिया है। सेंट्रल जोन ने जीत लिया है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं, किस देश ने कोआला को क्लेमाइडिया से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके की मंजूरी दी है? अच्छा, पहले तो सर ऑस्ट्रेलिया ने दी है। अब ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, हम रटे क्या? तो रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन समझने की जरूरत होती है। कोआला एक जानवर होता है और क्लेमाइडिया एक रोग है लल्ला, ये एक रोग है। इस रोग में होता क्या है कि क्लेमाइडिया में बांझपन आ जाता है, मतलब कि अगली पीढ़ी चाहे वो जितना भी ब्रीडिंग करें, अगली पीढ़ी उनकी बढ़ेगी ही नहीं, बांझ हो गए वो, उनकी फर्टिलिटी जो रेट है वो खत्म हो गई। तो इससे कोआला जो जानवर है वो ऐसे दिखते हैं, देखो ये इससे क्या हुआ, इनकी जनसंख्या घटने लगी, ये इंडेजर्ड हो गए। आईयूसीएन के रेड डेटा लिस्ट के पिंक पेज पर पहुंच गए। और आईयूसीएन जो कि जानवरों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, उसकी एक रेड डेटा बुक आती है जिसके पिंक पेज पे उन्हीं जानवरों, पशु पक्षियों का नाम रहता है जो खत्म होने लगते हैं। तो इस कोआला नाम के जानवर में, जो ऑस्ट्रेलिया में बहुतायत से पाया जाता है, क्लेमाइडिया नाम का रोग हो गया। अब ये चाहे जितनी ब्रीडिंग करते थे, इनकी अगली पीढ़ी आगे बढ़ी नहीं रही थी, मतलब बांझपन आ गया, जिस रोग के लिए दुनिया का पहला टीका ऑस्ट्रेलिया ने विकसित किया। तो अब ये क्वेश्चन, किस देश ने कोआला को क्लैमिडिया से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी, वो अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ? हाँ, तो ये बात आप याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने कोआला नाम के जानवर को बांझपन और मौत के कारणों से बचाने के लिए दुनिया का पहला टीका दिया है। अब भाई क्लियर है? ये देखो, ये लिखा है क्लैमिडिया बांझपन और मौत का कारण बनती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये देख लिया हम लोग। अगला, भारत ने किस देश को हराकर डेविस कप 2026 क्वालीफायर में स्थान प्राप्त किया है? यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। भारत चाहता तो डायरेक्ट 2026 के हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर सकता था, हॉकी विश्व कप, लेकिन भारत ऐसा कर ना पाया। ये 2026 हॉकी विश्व कप होने वाला कहां है सर? बेल्जियम, ठीक है ना, बेल्जियम और नीदरलैंड में इसका आयोजन होगा। खैर, लेकिन हुआ क्या, भारत और चीन आपस में खेले, बात है किस देश को, अच्छा हराकर स्विट्जरलैंड को हराया है, ठीक है ना। और ऐसा पहली बार हुआ ये हॉकी विश्व कप का, फिर मैंने जिक्र क्यों किया। खैर, ये वाला पॉइंट सेपरेट है, ये याद रखना, ये डेविस कप टेनिस से संबंधित है, ये तो याद रखना कि 2026 का हॉकी विश्व कप यहां होगा। अब इस बात को हटा दूं, अब आ जाओ मुद्दे पे, क्वेश्चन पे। कह रहा है भारत ने किस देश को हरा करके डेविस कप 2026 क्वालीफायर, डेविस कप आपको याद होगा कि ये जो भारतीय टेनिस से संबंधित है, तो भारतीय पुरुष टेनिस टीम ने, मेल टीम ने, जो भारत की भारतीय पुरुष, ठीक है ना, भारतीय पुरुष टेनिस, अब लिखना पड़ेगा नहीं, हॉकी टेनिस में कंफ्यूज, टेनिस टीम ने किसको हराया? स्विट्जरलैंड को। आपको जानकर कितने से हराया सर? 3-1 से हराया, 3-1 से हराया। अब मजेदार बात यह कि आज तक के पिछले 32 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत किसी यूरोपियन टीम को हराई हो। अब ये स्विट्जरलैंड तो यूरोप है, तो भारत ने यूरोपियन टीम स्विट्जरलैंड को हरा करके डेविस कप के क्वालीफायर के लिए अपनी जगह बना ली। डेविस कप 2026 में अब ये भारत वाले अपना जगह बना लिए हैं। जबकि अगर तुम भारत के रैंकिंग की बात करोगे तो भारत की रैंकिंग है 37वीं। ये जो टेनिस प्रतियोगिता में भारत की रैंकिंग क्या है? 37वीं। तब जबकि ये टॉप 10 में आती है स्विट्जरलैंड को भारत ने रगड़ दिया। ऐसा 32 साल में हुआ है जब कोई यूरोपियन टीम भारत से हारी है। भारत की आखिरी जीत 1993 में जब हुई थी, तब ये लोग फ्रांस को हराए थे और आज ये लोग इनको हराए। तो फिर ये बड़ा न्यूज है ना खेल के क्षेत्र का। हम लोग क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल पे निगाह बनाए रहते हैं, ऐसा छोटा सा एक को पूछ करके नंबर कटवा देता है हम लोगों का। तो अब याद रखना कि भारतीय पुरुष टेनिस टीम ने स्विट्जरलैंड को हरा करके डेविस कप 2026 के लिए क्वालीफाई कर लिया, ठीक है ना। अगला, भारतीय टेनिस टीम 3 बार 66, 74 और 1987 में उप विजेता रही है, जीत नहीं पाई है, भगवान करे इस बार जीत ले। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी का सचिव किसे? अभी कुछ दिन पहले की बात है। अब देखो, ये व्यक्ति के रूप में 15वें हैं और क्रम के रूप में 17वें हैं, ये भी याद रखना। ये वाला कंफ्यूजन तो मेरा सरदर्द बन गया था
कि 15वें उपराष्ट्रपति हैं कि 17वें, तो क्रम में 17वें, क्योंकि दो लोग हामिद अंसारी और राधा कृष्णन जी, ये लोग दो बार उपराष्ट्रपति रहे, इसलिए क्रम में ये 17वें पे आ जाएंगे, व्यक्ति के रूप में 15वें। अच्छा, तो 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी का सचिव नियुक्त किया गया है अमित खरे जी को। अमित खरे जी की अगर बात किया जाए तो ये झारखंड कैडर से आईएएस अधिकारी हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पे झारखंड कैडर से ये आईएएस अधिकारी हैं, 1985 बैच से के ये आईएएस अधिकारी हैं और अब इन्हें नियुक्त किया गया है। अब चूंकि सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के राज्यपाल हुआ करते थे, तो अभी उनकी जगह मैंने आज ही देखा है कि कार्यभार गुजरात के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्य संभाल दिया गया है महाराष्ट्र का। तो फिलहाल अमित खरे जी, इनको आप लोगों ने कई बार यूट्यूब के ऊपर, अब चूंकि रिटायर हो गए थे तो इनको बयान देते हुए सुना होगा। मैं फिलहाल पिछले 3-4 दिनों से, इस न्यूज की वजह से नहीं, ऐसे मैं मोबाइल बहुत कम देखता हूं, लेकिन इन लोगों के मैं स्टेटमेंट सुनता रहता हूं, चूंकि भारत के सचिव रहे हैं भाई, तो मैं इन्हीं के बयान देखा। जब इनका मैं कल फोटो देखा तो मैं कहा ओह चलो, एक अच्छा व्यक्ति अच्छी जगह पहुंच गया। तो 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के सचिव नियुक्त किए गए हैं, ये कई जगह कार्य किए हैं, हाँ ठीक है ना। अब सलाहकार के रूप में इनका कार्यकाल जून 2026 में पूरा होना था, उससे पहले इधर आ गए। चलिए अगले पे आएंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम ने, हाँ इस वाले की हम बात कर रहे थे यार, कि वो 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में वर्ल्ड कप होगा। 2026 में वर्ल्ड कप होना है, किसका सर? हॉकी का। कहां पे होना है सर? बेल्जियम। ये याद है उस वाले क्वेश्चन में हम लिख दिए थे बेल्जियम और नीदरलैंड में। अब हुआ क्या, उसके लिए क्वालिफायर मैच चल रहा था, भारत और चीन की टीम आपस में भिड़ गई कि भैया जो जीतेगा वो इसको आगे निकाल के ले जाएगा। चाइना वाली लड़की सब 4-1 से हरा दी, 4-1 से जीत गई। अब भारत की टीम हार गई, अब भारत को फिर क्वालिफायर खेलना पड़े। मतलब कहीं ना कहीं आपके भारत ने डायरेक्ट क्वालिफाई करने का मौका गवा दिया, और स्वर्ण पदक तो मिल गया चाइना को, भारत को मिला रजत पदक। स्वर्ण पदक तो मिल गया चाइना को, और चाइना ने क्वालिफाई कर लिया बेल्जियम नीदरलैंड में होने वाले। अब भारत को फिर से क्वालिफायर मैच खेलना पड़ेगा, समझ रहे हो? अब भारत को फिर से क्वालिफायर मैच खेलना पड़ेगा। एक बच्चे का कमेंट क्या है जरा, एक कोई शीतल नाम से हैं, कह रहे हैं अच्छा उन्होंने अपना कमेंट वापस कर दिया, तो मैं उस पर क्या ही कमेंट करूं। ठीक है, हाँ ठीक है, हम देखते हैं उस मुद्दे को। वो कह रही हैं सर अपना जल्दी से नया चैनल बनाइए और उस पर पढ़ाई। देखो यार, मेरा नया चैनल बनना बहुत अड्डा के अंदर बहुत बड़ी बात में से एक होगा, ये आपको एहसास होना चाहिए। अच्छा, 1 मिनट के लिए इमेजिन करो कि मैं एसएससी अड्डा पे नहीं हूं, ना मैं सुबह 8 बजे दिख रहा हूं, ना मैं शाम 7 बजे। तो इसका मतलब है कि मैं फिर कहां दिखूंगा? नए चैनल पे। और मैं ऐसा नहीं हूं यार कि मैं कुछ इस तरीके के कदम उठाऊं। मैं अपने अड्डा मैनेजमेंट और अनिल सर से ही बातचीत में लगा हुआ हूं। मैं बहुत जल्द अपना नया चैनल बनाऊंगा, लेकिन एक बात होती है ना कि मेरा अड्डा से थोड़ा सा नया चैनल बनाने का जो कदम है उस पर बहुत लंबा डिस्कशन चलेगा। हम अड्डा के साथ उस दिन से जुड़े हैं जब अड्डा 2 लाख का चैनल हुआ करता था, आज अड्डा 1 करोड़ प्लस का चैनल है, समझ रहे हो? तो अड्डा को भी लगता है कि यार आशुतोष नया चैनल गया, वो वाली बात जो है, जबकि गया नहीं है, यहीं पे आशुतोष, वो बड़ा दिक्कत करता है। तो आपको जितना आसान लगता है ललाना, मेरे केस में व्यक्तिगत तौर पे वो बहुत बड़ी बात होगी। अब बाकी इंटरनल आपसे हम क्या ही कहें, मैं इतना खुल के बोल पाता हूं, वो उसकी वजह भी अड्डा ही है कि अड्डा मतलब बहुत अच्छे से यार मेरा तो ध्यान रखती है, मुझे बहुत मतलब यहाँ प्यार सम्मान मिलता है। तो फिर समझ सकते हो, प्यार के आगे इंसान झुकता है, बस वही मैं झुका हुआ हूं, प्यार और सम्मान, तो ऐसी चीजें। अब वही बात है ना कि ये अनिल नागर सर का अड्डा 24/7 है, यहां सबको बोलने और अपने मन से करने की आजादी है। इस एग्जाम्पल को ऐसे समझना, ये गांधी का भारत है जहां आप गांधी को गाली दे सकते हैं, गांधी जी को कुछ कह सकते हैं। ये जिन्ना का पाकिस्तान नहीं है जहां आप जिन्ना के खिलाफ एक शब्द बोलकर दिखाएं। आप देखो ना, मैं अनिल सर के ही चैनल पे खड़ा होकर अनिल सर की ही बात कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अनिल नागर सर का अड्डा 24/7 है, हमारा अड्डा 24/7 है। ये गांधी जी का भारत है, जिन्ना का पाकिस्तान नहीं है कि आप अपने चैनल पे अपनी बात न रख सको। तो ये बड़ी बात है, समझ रहे हो ना? अब सोचो, ये बात मैं बोल रहा हूं यूट्यूब पे, क्या ये बात अनिल सर नहीं सुनेंगे? क्या ये बात मेरा मैनेजमेंट नहीं सुनेगा? सब सुनेंगे। क्या अन्य फैकल्टीज नहीं सुनेंगे? सब सुनेंगे। लेकिन हाँ, नए चैनल की बात तुम लोग कर रहे हो विद द परमिशन ऑफ अनिल नागर सर, मैं करूंगा, ऐसा जल्दी करूंगा, बट अभी थोड़ा सा समय लग रहा है, ठीक है ना? ऐसा समय लग रहा है, अब वो है प्रोसेस में, देख लेंगे उसको। फिलहाल क्वेश्चन पे आ जाओ। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन में आयोजित महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीत लिया। ये सब चाइनीज या खिलाड़ी, रेड रेड पहनी है, देखो यही है, मुंह देख लो, दौड़ा दौड़ा के सब हाकी मार के जीत गई सब। अब भारत की लड़कियों को चाहिए कि एकदम हलवा पूरी एकदम खा पी के एकदम हरा देती, इन सबको तो पहुंच गई होती बेल्जियम नीदरलैंड वाले में, ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान और विकास सम्मेलन, हाइड्रोजन एनर्जी के पीछे तो पूरी दुनिया इस समय पागल हुई है, लेकिन चूंकि ये पहला है इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा। इसका आयोजन कहां हुआ है सर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में पहले वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बैठक हुई, जिस बैठक के ऊपर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुआ है 11 से लेकर 12 सितंबर को, ठीक है ना? तो ग्रीन हाइड्रोजन का कैसे प्रोडक्शन किया जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, उसमें कैसे नया इनोवेशन किया जाए, इसके ऊपर यह बैठक हुई है, ठीक है ना? और हाइड्रोजन इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट को भी पास करने की बात की गई है।